22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान की। सरकार ने किसान आंदोलन में मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा ना देकर और किसानों पर दर्ज केस वापस ना लेकर वादाखिलाफी की है, जिसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने हुड्डा पर झूठ की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा गया। देखिए, हुड्डा साहब हमेशा से झूठ की राजनीति करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। 272 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 82 हम विड्रा कर चुके हैं। 82 मामले ही रेलवे और जीटी रोड से संबंधित थे, जिसकी इजाजत के लिए हमने केंद्र को भेजा था। केंद्र से उसकी हमें इजाजत मिल गई है और हम पहला प्रदेश हैं जिसको ये इजाजत मिली है। और अब उन केसेस को भी हम विड्रा करने जा रहे हैं। कुछ केसेस में हाई कोर्ट का स्टे है, कुछ में चलान पुटअप हो चुका हुआ है, वो प्रक्रिया का मामला है, उसको भी हम कर रहे हैं। अगर हमने कहा है हम केस वापस करेंगे तो हम करेंगे। हम जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। केजरीवाल जी नित्य नई नौटंकी करते हैं। आज दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार से हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। एक भी समस्या का वो वहां पर समाधान नहीं कर सके। हाँ, अच्छे एडवर्टाइजर जरूर हैं कि वो काम करें ना करें, लेकिन प्रचार खूब करते हैं। तो वही चरखी दादरी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जलभराव के चलते बिजाई से वंचित रही जमीन का सर्वे कराया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट आने पर किसानों को प्रति एकड़ अब 3 की बजाय 7,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। ऐसी भूमि से पानी निकासी के पुख्ता और अस्थायी प्रबंध भी किए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने चरखी दादरी में 45 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। इस दौरान अधिकारियों की मीटिंग भी ली और विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए दिशा निर्देश भी दिए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरकार ने फैसला लिया है कि अब गांव में लाल डोरा की बजाय प्रत्येक क्षेत्र में जो भी पेयजल को लेकर आवेदन करेगा उस घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। राम रहीम की पैरोल पर मामले पर कहा है कि कैदी को पैरोल देना कानूनी अधिकार है। जिले के तमाम पिछले सालों के जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो वर्क अपकमिंग डेज में टेकअप होने हैं और जो अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर वर्क्स को लेके जाना है, उस पर रिव्यू बैठक थी। तो तमाम महकमों के कार्यों को रिव्यू किया गया। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में जिले बनने के बाद दादरी को ज़रूरत में भी चाहिए, उस टारगेट को टाइमली अचीव करने की है। उन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि नए ज़िले के तौर पे दादरी को एक मॉडल ज़िले के तौर पर हम मिलकर विकसित कर पाएंगे। आज मैंने आदेश भी दिए हैं कि ऑल्टरनेटिव साइट्स के लिए हम ई भूमि पे भी प्रपोजल डालेंगे। जो हमारे और उद्योग यहाँ लगने हैं या जो दफ्तर यहाँ आने हैं, उनके लिए भी लैंड एलोकेशन बहुत जल्दी करेंगे। मैंने ये भी अब यहाँ की तमाम ग्राम पंचायतों को हम लिख कर भेजेंगे कि जहाँ भी 50 एकड़ से बड़ा लैंड चेक कोई पंचायत इंडस्ट्री विभाग को देती है, क्योंकि बहुत बड़ा नेशनल हाईवे अब आपके ज़िले के अंदर से जाएगा, तो इमीडिएटली पद्मा स्कीम के अंदर MSME क्लस्टर जो हमने बनाना है उसमें उसको टेकअप करेंगे। साथ में पहले 3,000 रुपये दिए जाते थे अगर कोई व्यक्ति अपनी खेती नहीं कर पाता था। मैंने आज मीटिंग में भी कहा है कि गाँव वाइज सर्वे करवाया जाए। जहाँ हमारे खरीफ और राबी की फसलें नहीं हुई और ऐसे खेत लोगों के हैं, अब हमने वो अमाउंट भी 3,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया है। किसानों का सर्वे करवाकर जल्दी हेड ऑफिस भिजवाया जाए कि उन लोगों को भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए।
तो वही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के दर्जन भर गांव का दौरा किया। गांव के चौपालों में जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें भी सुनी हैं और अधिकारियों को निरावरण के निर्देश भी दिए हैं। कृषि मंत्री का गांव में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों, पगड़ी और फूलमाला पहनाकर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कृषि मंत्री को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया है कि 25 फरवरी से 27 फरवरी तक भिवानी में प्रदेश स्तरीय पशु मेला लगेगा, जिसका उद्घाटन राज्यपाल करेंगे। मेले में केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला भी शिरकत करेंगे। 27 फरवरी को सीएम मनोहर लाल मेले का समापन करेंगे। कोशिश है गांव से किसानों को लाकर पशु मेला दिखाएंगे ताकि पशु पालक मेले में नए नए अनुभव सीखकर अपनी आमदनी को और भी बढ़ा सकें। लोहारू हलके के जो 5 साल की योजना है उसका बीच के समय में ग्रामीण चौक में जा करके हमारे लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ज़्यादा अच्छा भाव मिला है, उसको फसल खराब हुई तो मुआवजा मिला है और नौकरियां जो है सक्षम आदमी को, गरीब आदमी को मेरिट पे मिली हैं। थाना तहसील में जो भ्रष्टाचार था वो कम हुआ है। गांव का बच्चा बोलता है कि आज की भाजपा सरकार सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करके जनहितैषी काम कर रही है और इस सरकार को लोग पसंद करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते जेबीटी भर्ती घोटाला में सजा पूरी होने के बाद जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला शुक्रवार शाम को बरनाला रोड स्थित आवास पर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे बजाकर और मिठाई खिलाकर अजय चौटाला का भव्य स्वागत किया गया। अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि लंबी तकलीफ के बाद आजादी यहां पर होती है तो अच्छा लगता है। आज समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया है। समर्थकों में काफी ज्यादा खुशी भी देखने को मिली। गौरतलब है कि इनेलो सरकार के दौरान साल 1999 से 2000 में 3206 जेबीटी की भर्ती हुई थी। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला सहित 53 अन्य आरोपियों को दिल्ली कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। जेल से रिहा होने के बाद सिरसा पहुंचे अजय चौटाला और इस दरमियान उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने भी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। लंबी तकलीफ के बाद उन्हें यह आज़ादी मिली है और उनका ये बयान भी सामने आया। कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला और आपको बता दें कि इस दरमियान कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा करवा के और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तो वही कुरुक्षेत्र पहुंचे दिलीप सिंह उर्फ खली ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। पार्टी हाईकमान जहां भी ड्यूटी लगाएगा वो वहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की सोच है कि सुरक्षा की दृष्टि से ही देश आगे बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलकूद में भी देश उन्नति करे। अच्छी खेलकूद नीति के चलते पिछले ओलंपिक में बहुत सारे मेडल मिले हैं और खिलाड़ियों ने देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। बीजेपी की राष्ट्रीय सोच होने के कारण उन्होंने यहां पर बीजेपी की पार्टी को ज्वाइन किया है। देखो, रणनीति तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, सबसे उनके पास हर चीज का ये मतलब रणनीति उन्होंने बनाई है कि सिक्योरिटी को कैसे मतलब अपना जो देश है सुरक्षित रखा जाए और नौकरी है इसको कैसे मतलब युवा को नौकरी दी जाए। हेल्थ है, हेल्थ को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। स्कूल है, उनके दिन रात उसके इस पे लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स पे उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस बार देखो कितने मेडल आए हमारे ओलंपिया पे अपने हिंदुस्तान में। सो उनका दिन रात उनका एक ही है कि कैसे हम अपनी कंट्री एक अमेरिका के लेवल पे लाई जाए, क्योंकि बहुत पीछे है। सो सोच तो उनकी सोच को आगे बढ़ाना है, उसके सहयोग करना है हमने सब लोगों ने। तो वही करनाल में सरकार की योजनाओं और नई तकनीकों के बलबूते प्रदेश में बागवानी क्षेत्र ऐतिहासिक प्रगति पर है और सरकारी योजनाओं से किसान बागवानी की तरफ बढ़े और हाईटेक तकनीकों से किसानों को अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। देश के पहले इंडो इजराइल केंद्र पर रंगीन गोभी यानी कि सफेद रंग के साथ पीले और जामुनी रंग की गोभी उगने के यहाँ पर परिणाम सफल रहे हैं। रंगीन गोभी न सिर्फ किसान को अच्छा मुनाफा देगी बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी सेहतमंद साबित है। सफेद गोभी के मुकाबले रंगीन गोभी में ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। केंद्र के विशेषज्ञ अब किसानों को रंगीन गोभी की खेती की तरफ जागरूक करने के लिए कार्य भी कर रहे हैं।
बागवानी किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं व नई तकनीकों के जरिए हरियाणा सरकार बागवानी क्षेत्र को निरंतर बढ़ावा दे रही है। ऐसे में कई तकनीक हैं जो अब बागवानी के क्षेत्र में शामिल की गई हैं या जिनको ये कहें कि बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे साथ इंडो इजराइल सेंटर के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र, उनसे जानेंगे कि क्या नया विकास जो है तकनीकों में किया गया है, क्या नई वैरायटी है जो अब सब्जियों के क्षेत्र में लाई जा रही हैं। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। अभी किस तरह से गोभी की वैरायटी में आप क्या बदलाव लेके आए हैं? सर मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वेजिटेबल गरोंडा अभी जो प्रदर्शन लगा रहा है, हम सामान्य जो कितने किसान भाई हैं सफ़ेद गोभी जिसे हम कहते हैं और पत्ता गोभी के ज़्यादा खेती करते हैं, लेकिन जैसे साइंस बढ़ रही है, ब्रीडिंग वैरायटीज़ नई नई आए, तो हमने यहाँ पे उसका एक प्रदर्शनी प्लॉट लगाया है। जैसे कि शिमला मिर्च में कलर अलग अलग तरह का कलर अवेलेबल है, उसी प्रकार गोभी में भी अलग अलग तरह की वैरायटियाँ अवेलेबल हैं। तो हमने इस बार पहली बार यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन लिया है। जो ये आप देख पा रहे हैं पीली गोभी है और एक पर्पल कलर की गोभी है, ये हमने डेमोस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे लिया है। तो और अभी रेट की कंपेयर करें तो अभी जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी वाला जो महीना होता है उसमें जो सफ़ेद गोभी की जो रेट होती है 20 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, लेकिन वहीं हम कलर गोभी की बात करें तो ये कम से कम मार्केट के अंदर 80 से 90 रुपये किलो तक इसकी किसान भाई इसकी प्राइस मार्केट में ले सकता है। तो अगर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम अगर लागत के अंदर किसान भाइयों को अगर बेनिफिट मिल रहा है तो हम ये किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि इन फसल को भी वो अपने यहाँ पे अपना सकते हैं। इसके अलावा गोभी के अंदर हमने ब्रोकली की भी 3 से 4 वैरायटी का डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे लिया है और एक नई फसल और है जिसका नाम है ब्रसेल्स स्प्राउट और जिसे बोलते हैं गांठ गोभी, जैसे नोल खोल बोलते हैं, वो भी हमने ली है। ब्रसेल्स स्प्राउट सामान्यतः मार्केट में आपको नहीं दिखती है और इसका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो एक ब्रसेल्स स्प्राउट में आप मैं बताना चाहूँगा, ये कोविड का कंडीशन बढ़ रहा है और लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। तो अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो ब्रसेल्स स्प्राउट और ब्रोकली ऐसी फसल है गोभी वर्गीय फसलों में जिनका न्यूट्रिशन कंटेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे विटामिन सी की मैं बात करूँ, आयरन की बात करूँ, पोटेशियम की बात करूँ, तो ये ब्रसेल्स स्प्राउट और ब्रोकली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वहीं गांठ गोभी की बात करूँ तो ये एक सलाद के फॉर्म में बहुत अच्छे से कच्चे के फॉर्म में इसको खाया जा सकता है, इसको पकाने की आवश्यकता नहीं है। और ब्रसेल्स स्प्राउट भी लोग अपने सलाद के साथ में आम जो उनकी डाइट है उसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, देखने में जिस तरह से रंग बिरंगी ये लग रही है गोभी, आप देख सकते हैं कि कब पहले इस तरह के विकल्प किसानों के पास मौजूद नहीं थे, लेकिन अब ये हैं। तो बात की जाए किसानों को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? न्यूट्रिशन वैल्यू हालांकि ज़्यादा है, लेकिन किसानों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है? जैसे कि बताऊँ, ये जो सेगमेंट है अभी इस पे नया सिंजेंटा की वैरायटियाँ हैं दोनों की दोनों, तो किसान भाइयों को बेनिफिट इस तरीके से होगा कि सबसे पहली बात है कि आकर्षण का एक कहीं ना कहीं मार्केट में बड़ा रोल है। तो ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती है गोभी। दूसरी बात, इनकी जो रेट है, आप सामान्य इनका कंपटीशन आप देखेंगे कि मंडी में इनका कंपटीशन ही है, तो किसान भाई इतना भी जो इसका इतना प्रचार हुआ नहीं है, तो ये अपना मार्केट अगर ये लेके जाते हैं तो उसको उनकी अच्छी प्राइस इनको मिलेगी, तो इस तरह से मुनाफा भी होगा उनको। तो इसकी जो प्रोडक्शन है प्रति एकड़, उस पर कुछ असर है या लगभग सेम रहता है? नहीं, जो इसका उत्पादन है वो सेम टू सेम जो सामान्य गोभी उतना का उतना ही है, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। लागत या कोई खर्चा उसका? नहीं, लागत कोई भी किसान भाई को अलग से इसके लिए कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो सामान्य गोभी के अंदर वो खर्चा करते हैं उसी लागत में तैयार होगी। तो बिल्कुल देखिए, किसान जो हैं अब रंगीन गोभी जो है अपने खेतों में उगाकर 3 से 4 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की जाए तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी जो है ज़्यादा बताया जा रहा है सामान्य गोभी से। ऐसे में तो ये गोभी जो है, रंगीन गोभी शिमला मिर्च के बाद जो विकसित की गई है, वो किसानों के लिए नहीं आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वही झज्जर में अपनी मांगों को लेकर वन कर्मियों ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया है और डीएफओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वन कर्मियों का धरना 14 सूत्री मांगों को पूरा किए जाने को लेकर था। 14 सूत्री मांगों में वन मजदूरों के बंद किए गए मेस्ट्रॉल को शुरू किया जाने, 2 साल का यहां पर एरियर तुरंत देने और वन मजदूरों का पहचान पत्र बनाए जाना शामिल है। मजदूर कर्मचारी नेता ने बताया है कि इन 14 सूत्री मांगों को पूरा किए जाने को लेकर पिछले दिनों चंडीगढ़ में भी यहां पर मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन उनमें से किसी मांग को भी आज तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने डीएफओ पर तानाशाही रवैये अपनाए जाने का भी आरोप लगाया है। यहाँ लगातार धरना जो हमारा चला हुआ है, हमने 10वें महीने में चंडीगढ़ के अंदर धरना लगाया था पीसीसीएफ महोदय को, और हमारी 14 मांग सूत्रीय पत्र है और उस मांग सूत्रीय पत्र में साफ लिखा हुआ है किसी भी मजदूर के मस्टॉल नहीं बंद किए जाएंगे, पूरे मजदूरों के पहचान पत्र दिए जाएंगे और 2 साल का एरियल
तुरंत दिया जाएगा। आज तक हमारी किसी भी मांग पे यहाँ के डीएफओ ने कोई कार्रवाई किसी प्रकार की। इसके अलावा हम कई बार मीटिंग कर चुके हैं धरने से पहले। धरना हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि एक 2018 में लेटर निकला था जो ठेकेदारी प्रथा सरकार ने शुरू की थी, उसके तहत लेटर निकला था कि भाई सभी को ठेकेदार का प्रथा पे शुरू करो। हमने आंदोलन किए और वो हमारे मस्टॉल जिसके जारी थे पूरे हरियाणा के अंदर। आज तो वही सोनीपत में पीडब्ल्यूडी कार्यालय में ग्रामीणों ने ढोल बजाकर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र पर यहां पर सड़कों की हालत बद से बदतर है, जिसके चलते अधिकारियों को यहां पर जगाने के लिए ढोल बजाया गया ताकि विभाग के सोए हुए लोग जाग सकें। ग्रामीणों ने कहा है कि यहां पर पैचवर्क पर भी विभागीय लिपापोती की जाती है। सड़क का यहाँ पर हाल बेहाल है और गहरे गड्ढों के चलते आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। कई बार शिकायतें दर्ज करवाई गई है, लेकिन अधिकारियों ने अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन हर बार आश्वासन देकर अधिकारी यहाँ पर पल्ला झाड़ लेते हैं। तो कैथल के डीसी प्रदीप दहिया के तबादले की मांग को लेकर पुंडरी विधायक रणधीर गोलन ने यहां पर अध्यापक संघ से मिले और उपायुक्त लगातार विवादों में बने रहते हैं, चाहे कर्मचारी का विवाद हो या फिर पत्रकारों का या फिर आम आदमी के साथ बातचीत का मामला हो, हर वक्त उन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में रेड लाइट्स लगने के काम में घोटाले की आशंका जताई जा रही है। शहर के चौराहों में 6 साल पहले 50 लाख की लागत से यातायात को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स यहां पर लगाई गई थी, लेकिन चंद दिनों में ही ये लाइट्स खराब हो गई, जिसके बाद लाखों रुपए वापस से खर्च किए गए। दोबारा से यहां पर लाइट को दुरुस्त किया गया। अब तीसरी बार फिर से लाखों रुपए खर्च करने पर यहां पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई जा रही है, जिस पर एक वकील ने कोर्ट में अर्जी लगाकर नगर परिषद के अधिकारियों से जवाब मांगा है कि लाखों लगने के बाद भी ये ट्रैफिक लाइट्स क्यों काम नहीं करती है, जिसका जवाब 23 फरवरी को ट्रैफिक डीएसपी और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा। उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ट्रैफिक लाइट्स को लेकर आखिर किसने क्या गोलमाल किया है। मैंने स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे को लेकर शहर के मैंने दिसंबर 2019 के अंदर ये केस डाला था। उसके अंदर आपको पता है कि कोविड की वजह से ये कार्रवाई नहीं हुई थी। इनके नोटिस जारी हो गए थे। उसके बाद इनको स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी थी ईओ साहब को, और 4 महीने पहले भी ये डेट थी। तो चेयरमैन साहब के सामने ये कहा था कि भाई हम ट्रैफिक लाइटों को चला देंगे और जितने भी जो भी काम है हम कर देंगे, और उसके बाद ये स्टेटस रिपोर्ट इन्होंने पेश करनी थी। तो गुरुग्राम में कोरोना को लेकर अब राहत की खबर है। कोविड के मरीजों में लगातार सुधार भी हो रहा है। खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर के बाद अब गुरुग्राम वासियों के लिए एक राहत की खबर है कि लगातार अब गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से कोविड के जो आंकड़े हैं उसमें काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो गुरुग्राम में 319 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी भी गुरुग्राम की बात की जाए तो तकरीबन 2227 एक्टिव मामले हैं। हालांकि गुरुग्राम के हालात कुछ ऐसे हो गए थे बीते दिनों में कि प्रतिदिन 3,500 से 4,000 मामले सामने आ रहे थे। हालांकि अब इन आंकड़ों में काफ़ी सुधार हुआ है और गुरुग्राम में अब 300 से 400 मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें 319 मामले पिछले 24 घंटों में देखे गए हैं। हालांकि गुरुग्राम एक ऐसा शहर भी रहा जहां इन कोविड की 3 लहरों में पिछले 1.5 से 2 वर्षों की बात की जाए तो 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। यानी कि गुरुग्राम की कुल आबादी के 10% लोग जो हैं वो कोविड की इस महामारी में कहीं ना कहीं पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट सामने आई, उनको कहीं ना कहीं इस बीमारी का सामना करना पड़ा। हालांकि अब गुरुग्राम के लिए ये राहत की खबर भी है कि इन 3 लहर के बाद अब गुरुग्राम में अगर बात की जाए तो इस आंकड़े में काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। जहां प्रतिदिन अगर बात की जाए तो गुरुग्राम के अंदर 3500 से 4,000 मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब अगर बात करें 24 घंटों में 319 मामले सामने आए हैं। और इन 319 मामलों के अलावा अगर बात की जाए तो 24 घंटों में तकरीबन 550 से ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो कि ठीक हो गए हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं राहत की बात है। ऐसे में अभी भी लेकिन लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कोविड के तमाम नियमों की पालना करें। भले ही
अब सरकार और प्रशासन के द्वारा कुछ छूट दी जा रही है। स्कूलों को खोला गया है, बाजारों का, दुकानों का समय बढ़ाया गया है खोलने का, लेकिन लोग अभी भी सचेत रहें, मास्क का उपयोग करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें, तभी इस कोरोना के आंकड़े को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।